कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लास्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों पिछले सालों में आए हुए प्रश्न, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसकी हम बात करेंगे, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम देखने वाले हैं और उन पे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि हमने जो चीजें पढ़ ली क्या उन चीजों पर एग्जाम में कुछ पूछा भी जाता है या नहीं, या फिर पूछा जाता है तो कैसा पूछा जाता है। पता चला पढ़ लिया कुछ और, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। चलो तो आइए, तो बच्चों हमने इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा हमने, पढ़ा ना। फिर हमने इसी सीक्वेंस में और भी कई बातें पढ़ी, जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने फजान लॉ पढ़ा, फजान का नियम पढ़ा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ी। फिर हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ा था वीबीटी पढ़ा था ना। फिर हमने यहाँ पे बच्चों VACPR पढ़ा था, VSEPR पढ़ा था ना। फिर हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हमने पढ़ा था। इसी सीक्वेंस में बच्चों हमने लास्ट टॉपिक MOT पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें की, जैसे हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, डायपोल मोमेंट मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण। फिर हमने बच्चों एच बॉन्डिंग पढ़ा था, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, बैक बॉन्डिंग पढ़ा। फिर हमने इसी सीक्वेंस में बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों हमको देखना है कि हमने ये जो टॉपिक्स पढ़े हैं क्या इनमें कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, और अगर क्वेश्चन आते तो किस तरीके का आता है, और कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो कि हमारे टॉपिक से बाहर चल करके कोई आता हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने पढ़ा क्या है और किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए बेटा, निम्न में से किस समूह में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। प्रश्न में आपको बोला गया है कि किस समूह के लिए, यौगिकों के कौन से समूह के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है। देखिए मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूं, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख के करो, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, करो। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से अब तक तो आपने, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम BF3 पे। सबसे पहला हम देखते हैं बेटा BF3। चलो BF3 की अगर मैं बात करूं तो BF3, ठीक है। अब BF3 के अंदर आपको पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो मैंने आपको बता रखा है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इन दोनों का वेक्टर ये और इन दोनों का परिणामी वेक्टर ये, नीचे वाले का परिणामी वेक्टर नीचे की तरफ, ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। तो एक वेक्टर ऊपर और दूसरा वेक्टर नीचे, दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसल। द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि इसका तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 आ रहा है। लेकिन बेटा HF, अगर बात करो HF की, तो HF में इसके द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर कहां होगा, फ्लोरीन की तरफ। अगर इसके द्विध्रुव आघूर्ण का वेक्टर फ्लोरीन की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0
नहीं है, मतलब कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, मतलब कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका द्विध्रुव आगुण 0 है और इसका द्विध्रुव आगुण 0 नहीं है। इसका द्विध्रुव आगुण 0 नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, इसका द्विध्रुव आगुण 0 नहीं है, मतलब कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, मतलब कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका द्विध्रुव आगुण 0 है और इसका द्विध्रुव आगुण 0 नहीं है। इसका द्विध्रुव आगुण 0 नहीं है, इसका द्विध्रुव आगुण 0 है। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, यौगिकों के जितने भी समूह है, समूह में जितने भी यौगिक हैं उन सब के लिए द्विध्रुव आगुण का मान 0 होना चाहिए। हमें बोला गया है कि इस ऑप्शन के अंदर जितने भी समूह हैं, इस समूह के अंदर, इस ऑप्शन में समूह में जो आपको अलग अलग यौगिक दे रखे, इन सभी यौगिकों के द्विध्रुव आगुण का मान 0 होना चाहिए, लेकिन HF के द्विध्रुव आगुण का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। बात करें NF3 की, हमें पता है कि NF3 के अंदर क्या है ना माफ करना बच्चों। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैंने जब द्विध्रुव आगुण पढ़ाया था तो जल्दी से आप मुझे द्विध्रुव आगुण वाला जो नोट्स है, आप डेली नोट्स बनाते हो ना, आप मुझे बच्चों जल्दी से द्विध्रुव आगुण का नोट्स चेक करके बताओ, वहां पे इसके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 लिखा है या नॉन 0 लिखा है, जल्दी से फटाफट। मैंने आपको बता रखा है कि इसके डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता। इसका द्विध्रुव आगुण फ्लोरीन की तरफ, इसका द्विध्रुव आगुण फ्लोरीन की तरफ, इसका द्विध्रुव आगुण फ्लोरीन की तरफ, इन तीनों का द्विध्रुव आगुण फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इन तीनों की तरफ, इन तीनों का वेक्टर कहां जा रहा है, नीचे, और लोन पेयर का वेक्टर कहां आता है, ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर जो नीचे की तरफ आया है ये फ्लोरीन के कारण आया है, और ये वेक्टर जो ऊपर की तरफ आया है ये लोन पेयर के कारण आया है। तो क्या आपको लगता है लोन पेयर वाला वेक्टर और फ्लोरीन का वेक्टर एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर पाएगा? ये लोन पेयर का वेक्टर और नीचे की तरफ फ्लोरीन का वेक्टर, तो फ्लोरीन के कारण जो वेक्टर है और लोन पेयर का वेक्टर है वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेगा, मतलब कि द्विध्रुव आगुण का मान 0 नहीं होता। तो यहां पे भी द्विध्रुव आगुण का मान इसका 0 नहीं है, द्विध्रुव आगुण का मान यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें द्विध्रुव आगुण का मान क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 0 चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा, ठीक है, अगला, चलिए अगला BF3 के लिए डायपोल मोमेंट का मान कितना है बेटा, द्विध्रुव आगुण 0 है। चलो इसका द्विध्रुव आगुण 0 है, ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं BeF2। चलो मैं BeF2 यहां बनाता हूं, BeF, इस बंद का द्विध्रुव आगुण फ्लोरीन की तरफ, इस बंद का द्विध्रुव आगुण फ्लोरीन की तरफ, दोनों के द्विध्रुव आगुण के ये जो वेक्टर हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो द्विध्रुव आगुण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिणामी द्विध्रुव आगुण का मान 0 आएगा। ये वेक्टर और इधर वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0, तो ये आ जाएगा द्विध्रुव आगुण का मान 0 आ जाएगा। CO2 में भी क्या होता है, CO2 में ये, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से वेक्टर की दिशा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इसके वेक्टर की दिशा ऐसे, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, मतलब कि यहाँ पे म्यू का मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। चलो फिर दे रखा है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। चलो
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन मतलब कि ये होता है क्या, इसको हम बेंजीन बोलते हैं बेटा? क्या बच्चों, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। मान लो ये पहला कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पे क्लोरीन है। फर्स्ट पे और 4 पे दोनों पे क्या है? क्लोरीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 और 4 पे दोनों पे क्लोरीन है। अब कार्बन है यहाँ पे क्लोरीन है। कार्बन क्लोरीन का द्विध्रुव आगुण ऐसे होगा और नीचे वाले कार्बन क्लोरीन का द्विध्रुव आगुण ऐसे होगा। इस वाले बंध का द्विध्रुव आगुण ऊपर और इस वाले बंध का द्विध्रुव आगुण नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका द्विध्रुव आगुण 0, इसका द्विध्रुव आगुण 0, इसका द्विध्रुव आगुण 0, इसका द्विध्रुव आगुण 0। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। मतलब कि द्विध्रुव आगुण का मान 0 होता है किसमें? सी में। सभी यौगिकों के द्विध्रुव आगुण का मान 0 होता है। अच्छा, अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया नहीं है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए बेटा, निम्न में से उस अणु का चयन कीजिए जिसका अस्तित्व संभव नहीं है। निम्न में से उस अणु का चयन करें जिसका अस्तित्व संभव नहीं है। करो इसको। किस अणु का अस्तित्व संभव नहीं? अणु का अस्तित्व संभव कब नहीं होता? जब बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होता है? 0। अणु का अस्तित्व तब संभव नहीं होता जब बंध क्रम का मान कितना होता है बेटा? जब बंध क्रम का मान 0 होता है। अणु का अस्तित्व तब नहीं होता जब बंध क्रम का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। अगर बंध क्रम का मान 0 है तो अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। समझ में आया? अगर बंध क्रम का मान 0 है तो अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। चलो Li2 की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं Li2 की, तो Li2 के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ मुझे, अगर किसी का बंध क्रम 0 है तो क्या उसका अस्तित्व होता है? नहीं होता है। अच्छा, बंध क्रम 0 है या कितना है ये हम कैसे निकाल सकते हैं? एमओटी से निकाल सकते हैं। एमओटी से बंध क्रम कैसे निकालते हो? 1/2 बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी फॉर्मूले से निकालते हो। मैंने आपसे बात बोल रखी है कि आप 14 इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति दे रखी है, उसमें बंध क्रम 3 बताते हो। 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होंगे उसमें बंध क्रम 3 बताते हो। चलो यहाँ पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितना? 14 मतलब कि 3, 13 मतलब कि 2.5, 12 मतलब कि 2। यहाँ पे बंध क्रम कितना आएगा बेटा? यहाँ पे बंध क्रम आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए इसका मतलब इसका अस्तित्व तो होता है। किसका अस्तित्व नहीं होता? जिसका बंध क्रम 0 होता है। ये देख लेते हैं किसका बंध क्रम 0 है। चलो O2 की बात कर लो। O2 के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन? O2 के पास कुल 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 और 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे बंध क्रम कितना है? 16 इलेक्ट्रॉन। चलो तो O2 में बंध क्रम कितना होता? 16 के हिसाब से 14 में 3 तो 16 में 2। यहाँ पे बंध क्रम कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि इसका भी अस्तित्व होता है। अस्तित्व किसका नहीं होता? जिसका बंध क्रम 0 होता है। जिसका बंध क्रम 0 उसका अस्तित्व नहीं, इसका तो अस्तित्व है। चलो हीलियम की बात करते हैं। हीलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और अगर आपको ध्यान हो तो हीलियम का बंध क्रम होता है 0। क्यों? क्योंकि हीलियम के
दो परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण नहीं होता। हीलियम कभी भी अपने परमाणुओं के साथ में बंध का निर्माण नहीं करता। आंसर तो हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगर बात करो Li2 की, तो Li2 में बंध क्रम अगर देखा जाए तो इसका विन्यास होता है बेटा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2। बंध क्रम की बात करें, बंदी में से विपरीत बंदी चले जाएंगे, कितना आएगा? 1/2 Nb माइनस Na। तो बंदी में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बंध क्रम कितना था? 1। इसका बंध क्रम 1 है, इसका बंध क्रम 2 है, इसका बंध क्रम 2 है, इसका बंध क्रम 0 है बेटा। अगर बंध क्रम 0 है तो फिर इसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसको नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब कि ए मोटी के अनुसार निम्न में से किस द्विपरमाणु अणु में सिर्फ पाई बंध पाया जाता है? एमओटी के हिसाब से निम्न में से किस द्विपरमाणु अणु में केवल और केवल पाई बंध पाया जाता है? चलो कैसे करेंगे, आ जाओ। अगर मैं बात करूं बेटा C2 की, C2 का विन्यास क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2px, पाई 2p1 2 2, ये आ जाएगा, ये विन्यास आ जाएगा कार्बन का, ठीक है। चलो ये विन्यास है कार्बन का। अच्छा बच्चों, कई बार मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। कई बार इस विन्यास को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, पता है आपको? हीलियम 2 का विन्यास, सिग्मा 1s2 किसका होता है? हीलियम 2 का। सॉरी माफ करना, हीलियम 2 का विन्यास क्या होता है बेटा? हीलियम 2। हीलियम 2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला विन्यास किसका है बेटा? ये वाला विन्यास किसका? हीलियम 2 का। तो कई बार इस विन्यास को ऐसे भी लिखते हैं हीलियम 2, क्योंकि पूरा का पूरा विन्यास किसका? हीलियम 2 का। भाई एक बात बताओ, हीलियम 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 1s स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां 2 यहां, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये होता है हीलियम का विन्यास बेटा। क्या होता है? हीलियम का विन्यास। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये पूरा विन्यास क्या है? हीलियम का। सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, देन पाई 2px 2, पाई 2py 2। ये विन्यास यहां पे हमको दे रखा था। ये भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये तो गैस का विन्यास। चलो O2 की बात करें। O2 का विन्यास क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py 2 2, फिर आ जाएगा पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार। ये आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 1। ऐसा ही विन्यास होता है भैया, ठीक है, O2 का। चलो N2 की बात करूं तो N2 का विन्यास हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2px, पाई 2py 2 2,
और फिर आता है सिग्मा 2pz2। विन्यास लिखना आता है ना आपको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसको विन्यास लिखना नहीं आता है? अगर आपको विन्यास लिखना नहीं आता है तो एक बात ध्यान रखें बच्चों, मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 14 पढ़ाया है उस लेक्चर नंबर 14 को जा करके देखें, 14 को, लेक्चर 14 को जा करके देखें। वहां पे मैंने आपको एमओटी सिखा रखा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अणुओं में भरा जाता है, अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, किस तरीके से अणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, वो आप लेक्चर 14 एमओटी के लेक्चर 14 में देख सकते हो। तो वहां से आपको पता चल जाएगा ये विन्यास कैसे आते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि ये विन्यास कैसे लिखे जाते हैं तो इसकी जानकारी बेटा, विन्यास किस तरीके से लिखा जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी आपको एमओटी वाले टॉपिक में मिलेगी, लेक्चर नंबर 14, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर हम यहां पे लिखते हैं बेरिलियम 2। बेरिलियम 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2। तो आप देख सकते हो 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बात करते हैं हम आगे की। बच्चों इन सभी का जब मैं बंध क्रम निकालता हूं, NB माइनस NA करता हूं, जब मैं इन सभी अणुओं का बेरिलियम 2, N2, O2, C2 इन सभी का बच्चों जब मैं बंध क्रम निकालता हूं तो ये फॉर्मूला लगाता हूं। चल अब मुझे आप एक बात बताओ, ये B2 का बंध क्रम कितना आएगा? 2 में से 2 गया, बंदी में से विपरीत बंदी को माइनस करना है, तो 2 बंदी में से 2 विपरीत बंदी को माइनस कर दो। 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0। इसका मतलब यहां पे बंध क्रम कितना आ जाएगा? यहां पे बंध क्रम आ जाएगा 0। कितना आएगा बेटा? 0। मानते हो ना? चलो, तो यहाँ पे बंध क्रम 0 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या पाई बंध बनेगा, क्या यहाँ पे सिग्मा बंध बनेगा? हम कोई भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे बंध क्रम ही 0 है तो काहे का सिग्मा और काहे का पाई। मेरी बात समझ में आ रही? प्रश्न में हमको बोला कि किसमें केवल और केवल पाई बंध उपस्थित होते हैं। मैं बोलता हूं कि भैया यहाँ पे बंध क्रम 0 है, यहाँ पे बंध क्रम है ही नहीं, यहाँ पे बंध बनता ही नहीं, मतलब काहे का सिग्मा काहे का पाई कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं बेटा इसकी। देखो, बंदी में से विपरीत बंदी, 2 में से 2 गया 0, बंदी में से विपरीत बंदी 2 में से 2 गया 0। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा बंदी है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये 6 और 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बंदी में। और यहाँ पे विपरीत बंदी में कितने हैं? विपरीत बंदी में 0 है। मतलब कि यहाँ जो भी बंध क्रम आएगा, यहाँ पे बंध क्रम आ जाएगा आपका इस कैलकुलेशन के हिसाब से 3। तो यहाँ जो भी बंध क्रम आएगा 3, इन 3 बंधों के अंदर पाई वाले बंध भी होते हैं। देखो, पाई वाले बंध, और इन 3 बंधों के अंदर सिग्मा वाले बंध भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? जब मैंने N2 का बंध क्रम निकाला तो मुझे ये पता चला कि इसकी गणना करने पर इसका बंध क्रम 3 आया। अब ये जो 3 है ना बेटा, इसमें पाई वाले बंध भी है और सिग्मा वाले बंध भी है। पाई भी है इसके अंदर और सिग्मा भी है, दोनों है, पाई और सिग्मा दोनों है। मतलब कि हमें प्रश्न में पूछा है कि सिर्फ केवल और केवल पाई बंध, केवल और केवल पाई बंध किसमें? भैया यहाँ पे तो सिग्मा भी है और पाई भी है, सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। केवल और केवल पाई तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे सिग्मा भी है और पाई भी है। चलो अब आते हैं बेटा इस वाली गणित पे। ठीक है, इस वाले में आते हैं। देखो, O2 की बात करूं, बंदी में से विपरीत बंदी को माइनस किया, बंदी में से विपरीत बंदी के 2 में से 2 माइनस 0 आ गया।
ये वाले बंधी, ये बंधी 2 और 2 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन बंधी के 6 इलेक्ट्रॉन में से विपरीत बंधी के 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया। तो बंधी के 6 इलेक्ट्रॉन में से विपरीत बंधी के 2 को माइनस किया, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4/2। तो यहाँ पे बंध क्रम कितना आ गया? O2 में बंध क्रम कितना आता है? 2 आता है। अगर O2 में बंध क्रम 2 है, अगर O2 में बंध क्रम 2 है, तो अब देखो बंधी में से विपरीत बंधी को माइनस किया। अगर मैं बात करूं बंधी की, तो इसमें सिग्मा के इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसमें पाई के इलेक्ट्रॉन भी, मतलब कि ये जो 2 बंध क्रम है, इसमें सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसमें पाई वाले भी, मतलब इसमें सिग्मा वाला बंध भी आएगा, इसमें पाई वाला बंध भी आएगा, मतलब कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें केवल और केवल कौन सा बंध चाहिए? पाई बंध चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिग्मा वाला भी और यहाँ पे पाई वाला भी, केवल और केवल पाई नहीं। अब बात करते हैं इसकी। 2 में से 2 माइनस, 2 में से 2 माइनस, ये सारे के सारे क्या है? बंधी। ये चारों इलेक्ट्रॉन बंधी, मतलब कि बंध क्रम कितना आएगा? 1/2 इंटू बंधी, बंधी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, -0 कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, बंध क्रम आ जाएगा 2। अब बच्चों यहां एक बात गौर करना, ये दोनों बंध क्रम जो है, बंध क्रम में जो 2 बंधों की संख्या है, ये दोनों बंधों की संख्या कौन सी बेटा? पाई वाली। क्या यहाँ कहीं पर भी सिग्मा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो पहले वाले सिग्मा थे, इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये वाला सिग्मा इस सिग्मा से कैंसिल हो गया, तो अब इसका कोई रोल नहीं है। अब केवल और केवल बंध क्रम में जो योगदान है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन का है। बंध क्रम में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन का योगदान है, मतलब कि यहाँ पे जो भी बंध क्रम आएगा वो पाई वाला आएगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पाई बंध किसमें होता है? C2 के अंदर। तो C2 में केवल और केवल पाई बंध पाया जाता है, ये ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ नोट करना है? कर लो नोट कर लो फटाफट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Cn प्लस Cn माइनस NO और Cn में सबसे ज्यादा बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? चलो मैंने आपको ये बात बता रखी, बंध क्रम निकालने के लिए हमें क्या पता होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, और जब भी प्लस आवेश हो तो -1 कर दो, कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बंध क्रम कितना होता है बेटा? बंध क्रम 2 होता। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बंध क्रम 2। चलो Cn माइनस, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, अगर माइनस में एक आवेश है तो +1, कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया बंध क्रम? बंध क्रम हो गया 3। चलो NO की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2.5 बंध क्रम, 2.5 बंध क्रम आएगा। Cn, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, 13 इलेक्ट्रॉन, क्या बंध क्रम आएगा? 2.5। सबसे ज्यादा बंध क्रम किसका है? सबसे ज्यादा बंध क्रम है बी में, तो आंसर आ जाएगा बेटा बी। नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की, Cl(F3) की संरचना में केंद्रीय परमाणु पर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? Cl(F3) की संरचना में केंद्रीय परमाणु पर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? चलिए तो Cl(F3) क्लोरीन है केंद्रीय परमाणु। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास बेटा। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास उपस्थित है। यदि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो भैया फ्लोरीन कितना है यहाँ पे? 3। तो एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन,
तीसरा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। चलो अब यहां पे हम देखते हैं लोन पेयर कितने हैं। आ जाओ, कितने लोन पेयर, आ जाओ। तो देखो, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 2। तो लोन पेयर यहाँ पे हो जाएंगे बेटा कितने? 2। तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे क्या? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे लोन पेयर? 2 आ जाएंगे। चलो नोट कर लो इसको, इजी है ना क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आप करें। चलो ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। चलो मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करें, मैं साइड में आ जाता हूं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने ट्राई किया होगा। बेटा देखो क्या बोला है यहाँ पे, स्थायित्व। हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्थायित्व किसके समानुपाती है? स्थायित्व समानुपाती है बंध क्रम के। किसके समानुपाती है? बंध क्रम के। बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होता है बेटा क्या? स्थायित्व। स्थायित्व समानुपाती होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के। किसके समानुपाती होता है? बॉन्ड ऑर्डर। चलो हमारे पास कितने लोग हैं? ये एक है हमारे पास O2 2-, एक है हमारे पास O2-, एक है हमारे पास O2, एक है हमारे पास O2+। चलो ठीक है, अब देखते हैं। चलो O2 2-, अगर मैं बात करूं O2 2- की, तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। जब भी 18 इलेक्ट्रॉन हो तो बंध क्रम क्या होता है बेटा? 1 होता है। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब बंध क्रम होता है बेटा 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा हम O2 पर। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन और यहां पे है -1, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बेटा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटा 1.5 बंध क्रम। कितना? 1.5 बंध क्रम। O2 की बात करें तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बंध क्रम हो जाता है बेटा 2। कितना हो जाता है? बंध क्रम 2 हो जाता है। चलिए फिर उसके बाद O2+ का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 में से 1 जाएगा तो 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बंध क्रम कितना होगा? 2.5। कितना हो जाएगा बेटा? 2.5। जिसका बंध क्रम सबसे ज्यादा है उसका स्थायित्व भी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा? सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा O2+ का। O2+ के बाद किसका होगा? O2 का। फिर O2 के बाद किसका होगा? O2- का। और सबसे कम बंध क्रम है 1। अगर सबसे बंध क्रम O2 का तो इसका स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा O2 तो ये हो जाएगा बेटा स्टेबिलिटी, स्थायित्व। क्या हो जाएगा? स्थायित्व। ये आ जाएगा बच्चों आंसर। अब मुझे देखना ये आंसर कहां दे रखा? O2+, O2। हाँ बहुत सही आंसर दिया है। ये देखो, ये रहा आंसर, डी वाला आंसर है बेटा। ये हो जाएगा बेटा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए तो यहां तक की बात आपके भेजे में गई। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसमें बंध क्रम सही है? ये ए ऑप्शन, अरे ये तो आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ये तो आप कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, करो इस क्वेश्चन को करो बेटा। O2 - O2 O2+, O2 - O2 O2+, O2 - O2 O2+, O2 - O2 O2+। क्या आंसर आएगा इसमें बताइए जल्दी से। हो गया होगा ये तो। O2- का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन
बंद क्रम का मतलब 1.5, O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बंद क्रम कितना 2, O2 प्लस मतलब कि 15 इलेक्ट्रॉन, बंद क्रम 2.5, कितना आ जाएगा बेटा 2.5 आ जाएगा। चलो अब हमको देखना है कि किस में कौन सा बंद क्रम सही है। तो सबसे ज्यादा बंद क्रम किसका होता है O2 प्लस का, उससे कम O2 का, और फिर हो जाएगा O2 माइनस का, O2 माइनस O2 O2 प्लस। ये क्रम कहां दे रखा है? मुझे लगता है बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका ये D1 आंसर हो जाएगा D। ठीक है, तो ये बंद क्रम का सही क्रम मतलब बंद क्रम का सही क्रम हो जाएगा, O2 माइनस का सबसे कम, फिर O2 का, O2 प्लस का। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8। चलो निम्न में से किसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय है? करिए। N3 माइनस A, NO3 माइनस B, NO2 माइनस C, और ये हो जाएगा D, CO2। बताइए। चल स्टार्ट करें। ये N3 माइनस है बेटा, ठीक है, इसको N3 माइनस लिख लेना, ठीक है, N3 नहीं है वो, N3 माइनस है, ये NO3 माइनस है, ये NO2 माइनस है, और ये CO2। किसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय है? चलो त्रिकोणीय समतलीय कौन है इसमें से? चलिए सबसे पहले हम वो करते हैं जो कि आसान है। बताओ CO2 की कैसी, बताओ CO2 तो रेखीय होता है। अरे भाई CO2 कैसा होता है? CO2 तो रेखीय होता है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, गलत। चलो अब हम आते हैं बेटा, ठीक है, अब मैं आता हूं NO2 माइनस पे आता हूं। चलो NO2 माइनस, NO2 माइनस की अगर मैं बात करूं बेटा, पहले मैं किस कह रहा हूं NO2 माइनस, सब बच्चे यहां ध्यान देंगे। अब मैं आता हूं NO2 माइनस में। केंद्रीय परमाणु कौन है बेटा? नाइट्रोजन। केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। तो अगर मुझे संरचना बनानी है तो मुझे पहले इसकी लुईस संरचना बनानी पड़ेगी NO2 माइनस की। अगर मुझे आकृति, आकार या ज्यामिति कुछ भी आंसर देना हो एक बार, तो मुझे लुईस संरचना उसकी बनानी पड़ेगी। चलो तो इसकी लुईस संरचना बनाते, बताओ। नाइट्रोजन यहां बना दिया, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे माइनस आवेश भी है, नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएंगे अब कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में यदि एक माइनस को जोड़ोगे, मतलब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 को जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन और 1 को जोड़ दिया, मतलब कि कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो यहां तक की बात क्लियर। चलो अब क्या, कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन यहां पे द्विबंध बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे द्विबंध बनाएगा, ये बन गया NO2 माइनस। अब मुझे आप बताओ ये कौन सी संरचना है? कोणीय है, वी शेप है, त्रिकोणीय समतलीय, कौन सी संरचना है? ये संरचना है बेटा वी शेप, ये वी शेप है, या जिसको आप बोलते हो कोणीय संरचना, कोणीय आकृति, या जिसको आप बोलते हो मुड़ी हुई आकृति। समझ रहे हो? चलो इसकी बात करते हैं। NO3 माइनस, अगर NO3 माइनस की बात करो, देखो केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। और अगर माइनस आवेश दे रखा है तो नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। चलो कितने ऑक्सीजन है? 3। एक ऑक्सीजन यहां से आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं बेटा, एक काम इसमें हम और कर सकते हैं, इसमें हम एक काम और कर सकते हैं। वो क्या मैं बताता हूं। केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो द्विबंध बना दिया। अब देखो ऑक्सीजन पे माइनस, अगर ऑक्सीजन पे माइनस है तो आप यहां पे एक ऑक्सीजन पे माइनस ऐसे बना सकते हो। जब भी ऑक्सीजन के पास आप माइनस चार्ज कैलकुलेट करते हो तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज का मतलब 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब कि यहां ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन 7, और साझा करने के बाद इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा तीसरे ऑक्सीजन की। तीसरा ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 और 4 8। नाइट्रोजन के पास 2 + 2 4, देखो कितने? नाइट्रोजन के पास ये 2, यहां से 2 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो चुके। अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब ये जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है उस एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन बोलता है कि भैया मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन प्लीज तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे उप सहसंयोजक बंध द्वारा दे दे। तो ये उप सहसंयोजक बंध द्वारा इसको दे देगा। ये बन जाएगा बेटा क्या? NO3-। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है? ए। केंद्रीय परमाणु ए है। और बंधी युग्म कितने? 1 2 3। बंधी युग्म है बेटा 3। और क्या नाइट्रोजन के पास में कोई लोन पेयर है? नहीं, ये लोन पेयर तो ऑक्सीजन को मिल गया, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जो लोन पेयर था वो ऑक्सीजन को मिल चुका है, मतलब लोन पेयर नहीं है। AB3, और AB3 है तो VSEPR के हिसाब से इसकी आकृति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय समतलीय। मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा P। चलो N3- की बात करते हैं। N3- में कितने नाइट्रोजन है? 3। N2 तो ऐसे बन जाएगा, N3- के अंदर बेटा 3 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन तो ऐसे आ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 नाइट्रोजन तो ऐसे आ गए। तीसरा नाइट्रोजन जो है उस पर क्या है? माइनस आवेश है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन माइनस आवेश के कारण अब इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां से 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो ये नाइट्रोजन बोल रहा है इसको कि यार मेरा अष्टक पूर्ण नहीं है, तेरा तो पूर्ण है। इस नाइट्रोजन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको अभी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यही बोलता है कि नाइट्रोजन तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दान कर दे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु A, और बंधी युग्म कितने? 1 और 2, 2 तो AB2 मतलब कि ये क्या हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रेखीय। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये रेखीय है, ये त्रिकोणीय समतलीय है। तो बेटा इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पे चीजों को देखना है, ठीक है। चल अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है? किसका डायपोल मोमेंट म्यू का मान किसका सबसे ज्यादा है? देखो बेटा CO2 की बात करें तो CO2 का डायपोल मोमेंट कितना होता है? आपको बता रखा है 0 होता है, सममित अणु 0। CH4 की बात करें, देखो CH4 का भी कितना होगा? CH4 का भी कितना होगा? 0 होगा, सममित अणु है। भाई CH4 में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इन सब के वेक्टर का जो परिणाम आएगा वो 0 ही आएगा। NH3 और NF3 की बात करें तो NH3 और NF3
NF3। आप मुझे बताइए NH3 और NF3 में किसका ज्यादा है? फटाफट लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि अमोनिया और NF3 इन दोनों में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है। जल्दी से, इन दोनों का तो 0 है। अब इन दोनों में बच गया कंपटीशन, इन दोनों में अब कंपटीशन है भैया, तो बताओ मुझे इन दोनों में से किसका ज्यादा है? फटाफट जल्दी से। इन दोनों में से अमोनिया का ज्यादा है। हम पढ़ चुके अमोनिया का μ1 होता है, इसका μ2 होता है, तो μ1 μ2 से ज्यादा है, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो इस क्वेश्चन को देखो बेटा। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? बताइए कौन सा, बताइए बच्चों कौन सा अनुचुंबकीय है? मैं भी सोल्व करता हूं, आप भी करो, मैं भी सोच रहा हूं। ठीक है, इसको तो रिजेक्ट मारो, उसको भी रिजेक्ट मारो, उसको भी रिजेक्ट मारो। हाँ तो ठीक है, अब हो जाए। इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक जैसा इनके पास व्यवहार होगा। 14 इलेक्ट्रॉन और किसके पास होते हैं? N2 के पास होते हैं। बताओ N2 के पास है 14 इलेक्ट्रॉन। बताइए 14 इलेक्ट्रॉन वाले का विन्यास क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2px, पाई 2py, ये 2 और सिग्मा 2pz 2। ये हो जाएगा विन्यास। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी उसका विन्यास ही हो जाएगा। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन युग्मित, 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 युग्मित का मतलब जोड़ा। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो वो जोड़ा, इसको हम बोलते हैं युग्मित। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है डब्बे में तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ये युग्मित, 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 ये युग्मित, ये युग्मित और ये भी युग्मित, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी है प्रतिचुंबकीय। बहुत बढ़िया, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। 17 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर ये तीनों प्रतिचुंबकीय तो ये क्या हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। चलो करके देखें, आ जाओ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py 2, ठीक है। और यहां आ जाएगा पाई 2px, पाई 2py, स्टार स्टार, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1। अब देखो बेटा, अब देखो 2 + 2 4, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है बच्चों? 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन में वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो जाएगा बेटा ये। क्लियर? तो इस तरीके से हम अनुचुंबकीय का आंसर दे सकते हैं, अनुचुंबकीय हो जाएगा आपका ये। क्लियर? चलो अब आते हैं हम
अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11वां, ये कौन सा अणु ध्रुवीय? ध्रुवीय अणु कौन होता है? जिसका डायपोल मोमेंट शून्य नहीं होता। कौन सा अणु ध्रुवीय है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता? कौन सा अणु ध्रुवीय है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता? चलो SiO4 की बात करते हैं। सिलिकॉन F F F F, चारों दिशाओं में समान रूप से फ्लोरीन फैला हुआ है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य। इसका तो शून्य हो जाएगा। यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ ये भी 109 डिग्री 29 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 29 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 29 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 29 मिनट, और इनके बीच में भी 109 डिग्री 29 मिनट। मतलब कि सारे बॉन्ड एंगल समान सममित रूप से है। चारों दिशाओं में द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिणामी बनेगा वो शून्य बनेगा। जीनोन फ्लोराइड, जीनोन फ्लोराइड ये होता है बेटा, लोन पेयर यहाँ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लोन पेयर यहाँ। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? देखो, फ्लोरीन का इस दिशा में, इस फ्लोरीन का इस दिशा में, इस फ्लोरीन का इस दिशा में, इस फ्लोरीन का इस दिशा में। इन दोनों का वेक्टर जो होगा वो यहाँ, इन दोनों फ्लोरीन का वेक्टर होगा वो यहाँ, इस लोन पेयर का वेक्टर यहाँ, इस लोन पेयर का वेक्टर यहाँ। लोन पेयर का वेक्टर, लोन पेयर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। लोन पेयर का वो वेक्टर लोन पेयर के वेक्टर को कैंसिल करेगा, और ये जो परिणामी वेक्टर है इस परिणामी वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। BF3 की बात करते हैं। BF3, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ, इस बंध का यहाँ और इस बंध का यहाँ। परिणामी कितना हो जाएगा? परिणामी हो जाएगा 0। अब बात करते हैं SF4 की। अगर बच्चों आपको याद हो तो SF4 की जो आकृति मैंने आपको बताई थी वो सीसो शेप आकृति थी। कितने बच्चों को SF4 की आकृति पता है? कितने बच्चों को SF4 की आकृति पता है? मैंने लिखवाया भी था, ढेकुली आकृति होती है इसकी। बड़ा विचित्र सा नाम था, ढेकुली। ढेकुली आकृति होती है बेटा इसकी। मैंने बताया था ना कि मान लो एक झूला है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे दो और नीचे वो लगे हुए, तो एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, चुन्नू यहाँ पे, मुन्नू वहां पे, तो ये चलता रहेगा। सीसो शेप, ढेकुली आकृति। अब बच्चों यहाँ एक बात गौर करो, इस फ्लोरीन का वेक्टर इस दिशा में, इस फ्लोरीन का वेक्टर इस दिशा में, इस फ्लोरीन का वेक्टर इस दिशा में, और इस फ्लोरीन का वेक्टर इस दिशा में। सभी वेक्टरों का जो परिणामी, इन सभी वेक्टर का परिणामी यहाँ पे नीचे आएगा। इसका वेक्टर, इसका वेक्टर, इसका वेक्टर, इसका वेक्टर, सब वेक्टरों का परिणामी नीचे। और ये लोन पेयर का वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर। लोन पेयर का वेक्टर ऊपर और फ्लोरीन के वेक्टर सारे नीचे। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो बहुत कम आएगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। शून्य तो नहीं होगा। ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर को कैंसिल करने की ट्राई करेगा, पर पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वेक्टर लोन पेयर का है और नीचे वाला वेक्टर जो है वो फ्लोरीन के कारण है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सभी फ्लोरीन के कारण नीचे वाला वेक्टर है। सभी फ्लोरीन के कारण नीचे वाला वेक्टर है ये। तो ये नीचे वेक्टर और ये ऊपर वेक्टर। अगर वेक्टर ऊपर जाता है, अगर वेक्टर नीचे आता है, तो इनका परिणामी जो होगा वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर का वेक्टर या फ्लोरीन का वेक्टर है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा SF4। क्या आ जाएगा बेटा? SF4। इस तरीके से आपको ये करना है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस पर आते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसके साथ XeF2 समसंरचनात्मक है? मतलब कि XeF2 की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार का अणु है? Ab2E3 प्रकार का अणु है। जो भी अणु Ab2E3 प्रकार का अणु होगा उसकी संरचना इसके क्या होगी? समान। तो Ab2E3 वाला अणु जो भी होगा
वो इसके क्या होगा, समान। ये Ab2E3 वाला अणु है तो इसकी जो आकृति होगी रेखीय आकृति होती है इसकी बेटा, इसकी आकृति Ab2E3 के हिसाब से रेखीय है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनमें से भी कोई एक Ab2E3 हो जाए तो उसकी आकृति भी क्या हो जाएगी, रेखीय, संरचना क्या हो जाएगी, समान समान। तो करके देखो, चलो जैसे कि बात करते हैं SbCl3, चलो SbCl3 की बात करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पार्टिकल, असरानी, सब बीमार, यही है। इस वर्ग के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एंटीमनी की बात करो तो एंटीमनी के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। केंद्रीय परमाणु ए, बंधी युग्म कितने, बंधी युग्म 3, लोन पेयर कितना, लोन पेयर 1, Ab3E। हमें क्या चाहिए, Ab2E3 चाहिए, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं BaCl2 की, ठीक है, और फिर बात करते हैं TeF2 की, और फिर बात करते हैं ICl2-T, ठीक है। चल इनकी हम एक एक करके बात करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये BeCl2, BaCl2 नहीं, ये BeCl2 है। चलो BeCl2 की बात करो तो बेरिलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, मतलब कि केंद्रीय परमाणु A हो जाएगा, बंधी युग्म 1 और 2 हो जाएंगे, Ab2। केंद्रीय परमाणु के पास किसी तरह का एकाकी युग्म नहीं है, मतलब कि इस अणु की ज्यामिति, संरचना, आकृति जो भी वो इसके समान नहीं हो सकती। ये Ab2 है, ये Ab2E3 है, तो Ab2 और Ab2E3 के समान कभी नहीं हो सकती। चलो TeF2, टेल्यूरियम, चलो ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन परिवार के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन परिवार की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। टेल्यूरियम के बाहरी कक्षा में कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन है, 1 2 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर, 1 2 लोन पेयर। केंद्रीय परमाणु A, बंधी युग्म 2 और लोन पेयर कितने, 2, तो Ab2E2। मतलब कि क्या ये इसके जैसे संरचना प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे 2 ही लोन पेयर है, ये भी नहीं होगा। भैया अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, चलो इसको भी चेक करते हैं। ICl2-, आयोडीन। बात करें यदि आयोडीन की, आयोडीन हेलोजन है, 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आयोडीन के पास यहाँ कितना है, 1 माइनस आवेश। 7 में 1 जुड़ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन में 1 जोड़ दो, क्योंकि माइनस आवेश है, तो माइनस आवेश है तो 7 था तो 1 जोड़ दिया तो 8 हो गया। कितने क्लोरीन, 1 2 2 3। तो केंद्रीय परमाणु A, बंधी युग्म कितने हैं, 2 और एकाकी युग्म कितने हैं, 3, तो Ab2E3। तो Ab2E3 मतलब कि ये भी क्या, रेखीय। मिल गया आंसर, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, ICl2-। ये आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। चलो इस क्वेश्चन को देखो, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून है। आप बोल रहे थे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, B2H6। अरे भैया इसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं, आपको पता था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये B2H6, तो आंसर आ जाएगा B2H6। समझ में,
बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। निम्न में से किस युग्म की दोनों प्रजातियों का संकरण sp3? निम्न में से कौन सी प्रजाति ऐसी है दोनों में जिसका संकरण sp3 है, ये बताना है। दोनों प्रजातियों का संकरण ऐसी sp3 है। युग्म की दोनों प्रजातियों का संकरण sp3, युग्म की दोनों प्रजातियों का संकरण sp3। चलो SiF4 की बात करते हैं तो SiF एक दो तीन चार, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा बंध है sp3 तो बिल्कुल sp3। BeH2 1 सिग्मा 2 सिग्मा, अगर 2 सिग्मा है सीधी सी बात है क्या हो जाएगा sp, 2 सिग्मा मतलब sp। NF3 और H2, NF3 की अगर मैं बात करूं 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, 1 2 3, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, त्रिम संख्या 4, त्रिम संख्या 4 मतलब कि sp3, ये हो जाएगा sp3। पानी की बात करें, पानी के पास 1 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना हो गया टोटल 4। त्रिविम संख्या हो गई 4। अगर त्रिविम संख्या 4 है तो संकरण sp3, मतलब कि दोनों प्रजातियां sp3, तो आंसर आ जाएगा। अगर बात करें NF3 की, NF3 तो क्या है sp3। BF3 की बात करें तो BF3 होता है भैया 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब कि sp2, तो ये हो जाएगा sp2। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा sp2, नहीं ये आंसर नहीं होगा। हमें दोनों क्या चाहिए, दोनों sp3 चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन 15। चलो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, कौन सा बंध क्रम का सही क्रम है? कौन सा बंध क्रम का सही क्रम है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, तो बंध क्रम 1.5 हो जाएगा। C2 कार्बन के बाद C2 12 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम 3 हो जाएगा। मतलब कि ये तो क्रम गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? 2.5 वाला बंध क्रम पीछे आ रहा है और 1.5 वाला आगे आ रहा, तो गलत हो गया। 2.5 आ गया ना, गलत। O2 माइनस का कितना है 1.5, ये आ गया 1.5। NO मतलब कि कितना 2.5, ये 2.5, ठीक है। C2 माइनस का कितना 3। He2 प्लस की बात करूं मैं तो इसका बंध क्रम आता है 1/2। इसके बंधी में कितने होते हैं? इसके बंधी में होते हैं 2, विपरीत बंधी में 1, क्योंकि टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s*1, बंधी में 2, विपरीत बंधी में 1, 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5। ये भी गलत हो जाएगा। बंध क्रम ये वाला ज्यादा है ना, ये तो कम हो गया, तो ये आगे आना चाहिए, ये पीछे आना चाहिए, गलत। ये तो पहले से ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका बंध क्रम कितना है 3, तो ये तो सबसे पीछे दे रखा है, जबकि सबसे आगे होना चाहिए। अब यहां देखते हो हीलियम 2+ कितना है, ये बंध क्रम है 0.5। O2 माइनस, ये बंध क्रम कितना है 1.5। NO मतलब कि 2.5, और ये है बंध क्रम
3। हाँ, तो ये सही है, 0.5 से ज्यादा 1.5, 2.5, ठीक, ये आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पहले आते हैं अब क्विज पर। चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे और भी हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे बेटा क्विज को। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, N2+ में बंद क्रम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, O2 - में बंद क्रम है। भाई चाहे पैसे लो या सौदा लो, चेक करके लो, चेक करके दो। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन हो गए। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में से एक कम कर दो तो ये N2+ बन जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2.5 बंद करो। O2 O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन, 2 - 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। चलो तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने PYQs किए। ठीक है, आप भी अपने लेवल पर बच्चों क्वेश्चंस को करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी हमारी चीजें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाला अगर सेशन पसंद आया तो मुझे लाइव चैट के अंदर एक बार कमेंट जरूर करना बच्चों कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया। पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस का अगर आप किसी टाइप से सेशन चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, ताकि उसके हिसाब से हम क्लास अरेंज करेंगे। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी हम PYQs लेकर के आए। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।